नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले वेटरनरी हेड कांस्टेबल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सर्जरी के क्वेश्चनों पे बात करेंगे, जिसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा होने वाला है और जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। अगर आपका पहले पढ़ा हुआ है तो बेस्ट है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोग एग्जाम से पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार देख के जाना, ताकि आपके रिवाइज है वो जल्दी हो सके और हर एक चीज़ आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है वो भी इस वीडियो को देखें, ताकि जो सर्जरी का जो पार्ट है वो कंप्लीट यहाँ पे कवर हो जाएगा। एक अलग अलग सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिलेबस डाल रहा हूँ। पहले कल ही मैंने एक फिजियोलॉजी का बनाया था, एनाटॉमी के कुछ पार्ट बनाए थे जो डॉग और कैमल से संबंधित थे, हॉर्स से संबंधित थे। ठीक है, आज हम बात कर लेते हैं सर्जरी से संबंधित महत्वपूर्ण जो थ्योरी पार्ट है, इसके साथ साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं जो भी बातें होगी यहाँ पे कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट बता देता हूँ। ये पीडीएफ है और इस पीडीएफ यानी ई बुक के रूप में ये पीडीएफ है। अगर अभी तक आपने परचेज नहीं की है और पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले हैं और इसके साथ साथ जो वेटनरी हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं आसानी से। बिना टाइम खराब करे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग पहली बार विजिट करें इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर जरूर करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। ये 3 काम आप लोगों को करने। अब स्टार्ट कर लेते हैं, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बीच में आपके कोई भी कमेंट आता है तो मैं नहीं देखूंगा अभी। देखिए दोस्तों, वेटनरी सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी वास्तव में होता क्या है, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पार्ट होता है बॉडी का, कोई भी पार्ट है वो अगर ख़राब हो जाता है, उसको बाहर निकालना या उसकी जगह कोई नया जो पार्ट है वो तैयार करना, ये सारी की सारी चीज़ें सर्जरी के अंदर आती है, यानी टांके लगा के जो भी काम किया जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर सर्जरी के बारे में इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में मुझे बताइए, या हमें एक प्रॉपर वीडियो बना के बताइए। ताकि उसमें क्या है कि अगर मैं बोर्ड पे बताता आप लोगों को तो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो आप लोगों को दिखा नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे इस पीडीएफ का यूज़ किया ताकि आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि पीडीएफ के अंदर कितना मैटर दिया हुआ है। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या क्या वो चीज़ें हैं जो दूसरी जो कोचिंग संस्था है वहाँ पे नहीं मिलती है, 5 से 10 हज़ार रुपये फीस दे के भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया गया है। सर्जरी वो डिफाइंड की है। सर्जिकल पैक है, ऑर्थोपेडिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो है, टीट इंस्ट्रूमेंट है, हुप इंस्ट्रूमेंट है, कास्टेशंस जो इंस्ट्रूमेंट है और ऑब्स्ट्रक्शंस इंस्ट्रूमेंट है, सूचर मटेरियल है, सूचर पैटर्नर है, स्टेरिलाइजेशन है। उसके बाद में वुंड, एनेस्थीसिया, एब्सेस, सिस्ट, हेमाटोमा, ट्यूमर्स, ये सारी चीज़ें इस पीडीएफ के अंदर पूरी कंप्लीट दी गई है और विद डायग्राम दी गई है। तो आप लोग आसानी से जाके इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। सभी सब्जेक्टों की इसी प्रकार से बनाई गई है। आप लोग अगर परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल मात्र कम से कम प्राइस के अंदर, यानी 30 से 40 रुपये के अंदर आप लोग इसको परचेज कर सकते हो प्रत्येक सब्जेक्ट की। ठीक है, हॉर्न टेल एम्पुटेशन है, फ्रैक्चर है, नोट यानी गांठे है, इंपोर्टेड 500 क्वेश्चन भी इसके अंदर दिए गए, ये आप लोग को चेक करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 रुपये की होगी अगर 500 क्वेश्चन अगर इसके अंदर है तो। अदरवाइज अगर थ्योरी पार्ट है तो वो 40 से 45 रुपये की मिलती है। ठीक है, उसमें जीएसटी लगता है 5 से 7 रुपये। ठीक, ये आप लोग चेक कर लेना। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको खरीदनी है तो उसका लिंक के माध्यम से आप लोग परचेज कर सकते हो। ज़्यादा बातें नहीं बताऊँगा क्योंकि सभी दोस्तों ने दीपावली के ऑफर चल रहा था, उस ऑफर का फ़ायदा उठाया। काफ़ी सारे बच्चों ने लगभग 400 से 500 पीडीएफ परचेज की गई है बीएसएफ हेड कांस्टेबल वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले जो घोड़े से रिलेटेड इसकी बात करते हैं। सर्जरी की हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर अर्थवेदा या चरक संहिता, सुपत्र या सवित्र अर्थशास्त्र किताब में चिकित्सा से संबंधित जानकारी लिखी हुई है कि आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रारंभिक तौर पर पशु चिकित्सा में सलिहोत्रा और पलकप्पे ने, जिसमें सलिहोत्रा ने क्या किया था, घोड़े के बारे में चिकित्सा या सर्जरी की थी और पलकप्पे है उसने हाथी का उपचार किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि जो सलिहोत्रा है उन्होंने किसका उपचार किया था। सबसे पहले सलिहोत्रा ने घोड़े का उपचार किया था। ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में बात कर ले 1845 में WTG मॉर्टन नामक के वैज्ञानिक थे। इथर और रासायनिक द्वारा निश्चेतना को बताया सुंघाकर, यानी सुंघाया किसको था ये भी आप लोगों को पता करना है कि इथर है वो सबसे पहले सुंघाया गया था और कौन सा वैज्ञानिक था, WTG मॉर्टन नाम के वैज्ञानिक था। फिर 1876 में ओरे नाम एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया था,
क्लोरल हाइड्राइड यानी क्लोराइड हाइड्राइड है वो रसायन को आईवी देकर निषेधन किया था, यानी आईवी दिया सबसे पहले, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और किसके अंदर दिया था? इसमें हम्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रथम बार घोड़े में प्रयोग किया था। किसको? कौन से रसायन को किया था? क्लोरल हाइड्राइड है, इसको आईवी देके और घोड़े के अंदर इसका परीक्षण किया था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका उपयोग किया था घोड़े के अंदर। ये इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होगी। उसके बाद में 1967 में पीन नामक वैज्ञानिक है जिन्हें शल्य चिकित्सा के दौरान चिकित्सा वाहिनियों में होने वाले रक्त को रोकने के लिए फोर्सेप का प्रयोग किया था। अब देखिए याद करने का तरीका है, फोर्सेप क्या होती है? थोड़ी सी इस प्रकार से होती है, यानी कैंची जैसी होती है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। प्लास एज ए प्लास टाइप में होता है। तो फोर्सेप यानी फोर्सेप से क्या करते हैं? पिन करते हैं, यानी पकड़ के रखते हैं, यानी पिन करते हैं। तो पिन वाले जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये काम किया था। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग थोड़ी सी स्लो स्पीड करके और क्वालिटी अच्छी करके देखना, ताकि जल्दी कम टाइम में और ज़्यादा मैटर आपको कवर करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। यहाँ पे WS हेलेस्टन नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने ऑपरेशन में स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए रबड़ के दस्तानों का यूज किया था। कब किया था? 1894 के अंदर। एक बार ही रिवाइज कर रहा हूँ, बार बार रिवाइज नहीं करूँगा दोस्तों। और 1895 रोंटन नामक वैज्ञानिक था, उसने एक्सरे जो किरणें है उसकी खोज की थी। और R एब्रिन है, इसने क्या किया था? फादर ऑफ रेडियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है, घोड़े से संबंधित भी आ सकता है, डॉग से संबंधित आ सकता है और कैमल से संबंधित आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, एवर्टिन है वो क्या है? फादर ऑफ द रेडियोलॉजी। लेकिन एक्स की जो किरणें है उसका खोज किसने की थी? रोंटन वैज्ञानिक ने की थी। अब बात कर लेते हैं सर्जरी की, प्रॉपर बात करते हैं। तो सर्जरी होती क्या है? आप लोगों को पता है कि उपकरणों के माध्यम से किसी भी शरीर के पार्ट को और चीरा करके और उपचार करना, उसका ये सर्जरी होती है, ठीक है। ये चीज़ कोई बताने वाली। जनरल सर्जरी आप लोग को पता है नॉर्मली होती है, और कौन कौन से पार्टों में? रूमेनेटोमी ऑपरेशन द्वारा भूख को सामान्य करना, ये जनरल। और हॉर्न एम्पुटेशन हो गया, ये भी होगी। लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वही मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगा। एम्पुटेशन टेल हो गया, पायोमेट्र हो गया, ओवरी गर्भाशय को बाहर निकालना, ये सर्जरी की होगी। रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है वो उसके अंदर क्या होता है? लेंस प्रत्यारोपण द्वारा किसी अंग को दूसरे अंग को, एक अंग की जगह दूसरे अंग को लगाना। प्लास्टिक जो सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी में जो शल्य क्रिया द्वारा अंगों की कुरूपता को दूर करना, यानी प्लास्टिक सर्जरी मतलब एक अंग को निकाल के बाहर रखना या दूसरे अंग को लगाना। ईयर क्रॉपिंग करना, डॉकिंग करना, ये कॉस्ट में, यानी सुंदरता के लिए जो सर्जरी की जाती है। जैसे ईयर, किसी जो डॉग होते हैं उनके ईयर को क्रॉप कर दिया जाता है, यानी काट दिया जाता है। डॉकिंग यानी पूंछ काट दी जाती है। ये सारे के सारे काम कॉस्मेटिक यानी सुंदरता के लिए किए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल सर्जरी यानी रक्त वाहिनियों में रक्त नहीं बह रहा है तो उसको सही तरीके से, यानी वेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही करने के लिए रक्त वाहिनियों में सही किया जाता है, यानी इसका सर्जरी की जाती है। डायग्नोसिस सर्जरी क्या होता है? कि डायग्नोसिस करना होता है कि कौन सी डिजीज है इसके अंदर। हर्निया का पता लगाने के लिए सर्जरी की जाए, डायफ्रामिक हर्निया का पता लगाने के लिए रूमेनोटोमी करना, कैंसर का पता लगाने के लिए बायोप्सी जो जांच है वो भी करना, ये सर्जरी के अंदर सारी की सारी आती है। एक्सटर्नल जो सर्जरी है, तकनीक का पता लगाने, अनुसंधान केंद्रों पे एक्सटर्नल जो एक्सपेरिमेंटल सर्जरी की जाती है। इमरजेंसी सर्जरी क्या होती है? जो वो सर्जरी करनी आवश्यक होती है, यानी बिना समय गंवाए और सर्जरी करना क्या कहलाते हैं? इमरजेंसी सर्जरी कहलाता है। और इसके अंदर कौन कौन सी आती है? देखिए, डिस्टोकिया अगर है और सिजेरियन ऑपरेशन करना होता है, ये बिना टाइम खराब करने वाली सर्जरी है, बिना सोचे समझे करने वाली सर्जरी है, ठीक है। एसोफेगस में कुछ चोक हो गया तो भी ये कौन सी सर्जरी है? इमरजेंसी होगी। यूरिनरी कोलकलाई होगी, यानी दर्द हो रहा है, यूरिन के अंदर जो पथरी आ जाती है उसकी वजह से जो दर्द होता है घोड़े के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसके अंदर भी ये इस प्रकार की सर्जरी की जाती है, यानी इमरजेंसी सर्जरी की जाती है। उसके बाद में प्लास्टिक इवेंटिंग जो सर्जरी है उसके अंदर क्या होता है? टेल काटना हो गया, सिंग काटना, ये सारी की सारी हो गई। उसके बाद में ऑर्गन्स या क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण क्या हुआ? थोरेसिक सर्जरी, थोरेसिक कैविटी पर की जाने वाली शल्य चिकित्सा। ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हड्डी और जोड़ों से संबंधित जो है, ऑर्थोपेडिक का मतलब हो गया हड्डी और जोड़ों से संबंधित जो शल्य क्रिया वो है। ऑर्थोपेडिक्स जो आँख से संबंधित होती है,
उसके बाद में कार्डियक हृदय से हो गया, यूरोलॉजी सर्जरी है वो मूत्र जनन से संबंधित हो गया, न्यूरो सर्जरी है तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क से संबंधित हो गया। ये फास्टली बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को थोड़ा सा और पॉज करके आप लोग को पढ़ना है इस वीडियो को, ठीक है, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए और कम टाइम के अंदर ही ज़्यादा मैटर बताया जा सके। और इस PDF को खरीदना चाहते हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आराम से आप आसानी से पढ़ सकते हो। इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण है जनरल सर्जरी के लिए माइक्रो सर्जरी के सूक्ष्म लेंस प्रत्यारोपण का काम किया जाता है। देखिए जनरल सर्जरी के लिए उपकरण कौन से होंगे जो ऑपरेशन में सामान्य रूप से काम लिए जाते हैं। माइक्रो सर्जरी है उसमें लेंस प्रत्यारोपण सर्जरी की जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्रायो सर्जरी, क्रायो यानी LN2 को हम क्या बोलते हैं, LN2 को क्रायोजेनिक जार बोलते हैं, या मस्से को हटाने के लिए वॉर्थ यानी मस्से को हटाने के लिए LN2 का उपयोग किया जाता है, यानी -198 डिग्री में LN2 को रखा जाता है। उसके आसपास जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ही क्रायोजेनिक सर्जरी की जाती है। उसके बाद में लेंस सर्जरी होगी, लेजर सर्जरी होगी। यहाँ पे लेजर सर्जरी है, इसमें पत्थरी को बारीक पाउडर के रूप में पेशाब के साथ तोड़कर बाहर निकालना। और अल्ट्रासोनिक सर्जरी हो गई, ध्वनि उच्च तीव्रता देके उसको जो खराब उत्तक है उसको बाहर निकाला, यानी लिथोट्रिप्सिस नाम की एक सर्जरी की जाती है वो। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्जरी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्जरी यानी विद्युत को उष्मा द्वारा परिवर्तन कर शल्य क्रिया में काम लिया जाता है। मेजर सर्जरी यानी बहुत ज़्यादा बड़ी, शरीर में अधिकांश भाग में अधिक उपकरणों के साथ की जाने वाली सर्जरी और ज़्यादा समय लगेगा। सिजेरियन हो गया, रूमेनेटोमी इसके एग्जाम्स होते हैं। ये यहाँ पे बताइए माइनर सर्जरी होगी बिल्कुल ही छोटी, और एब्सेस को हटाना, घाव को खोलना, सफाई करना, ये सारे माइनर सर्जरी के अंदर आते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सर्जरी एब्सेस हो गई। अब यहाँ पे एग्जांपल लिख दी है कि सर्जरी के अंदर सर्जरी क्या होती है, तो एब्सेस को हटाना ये सर्जरी का एक पार्ट है। मेजर सर्जरी रूमेनेटोमी इमरजेंसी में सिजेरियन होता है। कॉस्मेटिक में डॉकिंग, ईयर क्रॉपिंग हो गई। प्लास्टिक जो है रोगों के कारण कुरूप तक दूर करने वाला जो भी पार्ट होता है या जो भी काम होता है वो सारे के सारे होते हैं। अब बात कर लें इंस्ट्रूमेंट की, यानी सर्जिकल पैक की। अब इंपॉर्टेंट बातें आ गई। आप लोग अगर विद डायग्राम PDF चाहते हो, यहाँ पे अच्छी जो क्वालिटी की PDF है वो आप लोग परचेज कर सकते हो। सभी सब्जेक्टों की PDF बनाई हुई है, लिंक मिल जाएगा, लिंक के आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ हो मिलेगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल ही कम प्राइस के अंदर, और आपकी Gmail ID पे वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सर्जिकल पैक के अंदर दो चीज़ मिलती है, एक होता है इंस्ट्रूमेंट और सेकंड होता है गारमेंट यानी कपड़े, ठीक है, जो कपड़े इसमें यूज लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम गारमेंट्स की। आपको पता ही है कि गारमेंट्स में क्या क्या होता है, फिर भी मैं बता दूंगा एक बार, लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं मोस्टली उनके बारे में हम चर्चा करने वाले। मायो हैंगर जो नीडल होल्डर है वो क्या काम करते हैं, टांके लगाने हेतु टांके लगाते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये इस प्रकार हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पकड़ने वाला जो सिस्टम है वो होता है आगे की तरफ निकुलिड साइड में, ठीक है। ये थोड़ा अंतर होता है सभी के अंदर। तो जो ये है मायो हैंगर नीडल होल्डर है, वो नीडल को पकड़ने का काम में लेते हैं ताकि वो आसानी से नीडल को खींच सके आगे। थंब फोर्सेप है, थंब यानी उत्तकों को पकड़ने हेतु थंब फोर्सेप का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे और इसके अंदर ऊपर वाले में देखिए जो नीडल होल्डर है इसके अंदर थोड़ा सा अंतर होता है कि यहाँ पे बारीक रूप से, यानी अगर उत्तक को थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हैं या पकड़ते हैं, थोड़ा सा जोर लगाते हैं तो ये उत्तक कटता नहीं है, यानी पकड़ा जाता है लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो ये इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। थंब फोर्सेप इसका नाम है और उत्तक पकड़ने का काम आता है। फिर है एल्टरनेट टिश्यू फोर्सेप, उत्तकों को पृथक करने के लिए, यानी अलग अलग उत्तक है उनको अलग अलग करने के लिए टिश्यू फोर्सेप का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। फिर हो गया आर्टरी फोर्सेप, ब्लॉक करने हेतु। क्या ब्लॉक करने होते, ब्लॉक करने हेतु किसको, आर्टरी को ब्लॉक करने हेतु इसका प्रयोग आर्टरी फोर्सेप है। ये आप लोग देखना। आर्टरी मतलब वेंस, और वेंस या धमनी को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना। उसके बाद में टाउल क्लैंप हो गया, फिक्स करने होते। टाउल क्लैंप का होता है फिक्स करने हेतु, यानी इसको यहाँ पे देखिए टाउल क्लैंप होता क्या है, यहाँ पे एक लॉक होता है, यहाँ से कपड़े यानी टाउल यानी तौलिया कह सकते हैं, तौलिया को पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ पे लॉक हो जाता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉक हो जाता है, ताकि जब तक डॉक्टर या कोई भी काम कर रहा है वो नहीं इसको उठाएगा या इसको लॉक को नहीं ओपन करेगा तब तक ये यहाँ से हिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये टाउल क्लैंप हो गया, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में BP हैंडल नंबर, BP हैंडल ये हो गए, ये आप लोग देखना, यहाँ पे देख सकते हो। ये तो BP हैंडल हो गए, हैंडल ये ब्लेड होगी,
ब्लेड्स हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप लोग को कौन सी पीपी हैंडल है, या 3 नंबर है, 4 नंबर है। 2 प्रकार के पीपी हैंडल यूज लिए जाते हैं, नंबर 3 और नंबर 4। इनके अंदर कितने नंबर से कितने नंबर तक जो ब्लेड है वो काम में ले जाती है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बीपी हैंडल नंबर 3 है, उसके अंदर 8 से लेके और 16 नंबर ब्लेड तक इसमें यूज की जा सकती है, यानी इसके अंदर फिक्स सेट आती है। ठीक है, उसके बाद में ये बात कर लेते हैं नंबर 4, यानी बीपी हैंडल नंबर 4 में 18 से लेके और 24 नंबर तक जो ब्लेड आती है वो इसके अंदर यूज की जा सकती है आसानी से। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ दोस्तों, आप याद कर लेना, बिल्कुल ही लिख लेना अगर कोई चीज़ लिखने वाली वो अलग से। बीपी हैंडल नंबर 10 से इस प्रकार से देखिए, 10 से लेके और 23 तक इस प्रकार की होती है। और बीपी हैंडल नंबर 3 है, उसमें से 8 से मैंने बताया, यहाँ पे देख सकते हो 8 से 16, 3 नंबर में 8 से 16 और 4 नंबर है उसमें 18 से 24। ये यहाँ पे आपको डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं मायो सीजर्स, उत्को एवं धागों को काटने हेतु। मायो सीजर यानी जो कैंची होती है, सीजर का नाम क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं हम, कैंची, कैंची बोल सकते हैं। तो मायो सीजर क्या होती है, उत्को या धागों दोनों को काटने के लिए काम में ली जाती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं स्किन की सुचरिंग करने के लिए सुचरिंग नीडल है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ट्रूमेटिक जो स्किन है, ऊपर वाले जो स्किन है, स्किन की सुचरिंग करने वाले, यानी ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको सुचर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ट्रूमेटिक, इसका नीडल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में एट्रोमेटिक, मतलब थोड़ी सी गुड़ाई दी हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एट्रोमेटिक क्या होती है, अंदर वाले जो उत्तक है, अन्य उत्तक है, यानी ऊपर वाले जो स्किन है इसके अंदर जो उत्तक पाए जाते हैं, उन उत्तकों को प्रॉपर रूप से सीलने के लिए अंदर वाले जो उत्तक है या इंटरनल जो उत्तक है या टिश्यू है उनको सीलने के लिए इस एट्रोमेटिक जो नीडल है इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी मुड़ी हुई, तो ताकि वो आसानी से दूसरे उत्तकों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, यह जिस प्रकार से ये है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई उत्तक है उसको सीलना है, तो यहाँ पे जो भी ब्लेड जाएगी अंदर, यहाँ से जो भी ब्लेड जाएगी अंदर, यहाँ से जो भी ब्लेड जाएगी तो इस प्रकार से मुड़ी हुई होगी, तो इस उत्तक के अंदर ही प्रॉपर जाएगी और फिर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ताकि यहाँ पे आराम से इसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है या नेक्स्ट जो हमारा है उसकी बात कर लेते हैं हम। ऑर्थोपेडिक्स जो इंस्ट्रूमेंट है, हड्डी और जोड़ों से संबंधित जितने भी उपकरण है, बोन्स रो है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इस प्रकार का तार पाया जाता है ताकि वो बोन को कलेक्ट कर सके या बोन को एक जगह स्थिर रख सके। बोन कटर हो गया, बोन कटर देखिए दोस्तों इस प्रकार से बोन कटर होता है ताकि आप लोग बोन को काट सकते हो आसानी से। नाम याद रहेंगे, थोड़ा सा डायग्राम याद रहेगा तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगी सारी की सारी चीज़ें, तभी तो मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। बोन है, रोंजर यानी घसने के लिए जो काम में लिया जाता है, जो बोन को थोड़ा सा मान लीजिए निकुली है उसको घसना है तो इसका उपयोग किया जाता है। किस नाम से जाने जाते हैं इसको, बोन रोंजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, घिसने के लिए बोन को, अगर कोई निकुली है तिकुनी है तो इसको घसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए दोनों दोस्तों की दोनों डायग्राम मैंने यहाँ पे डाल दिए। प्लास्टर कटर का मतलब होता है जो प्लास्टिक कोई चीज़ होती है उसको काटने, या प्लास्टर जो स्रो है उसको काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी भी पशु के प्लास्टर किया और 15 से 20 दिन हो गए या महीना हो गया, उस प्लास्टर को क्या करना है, काटना है, तो सबसे पहले इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करके, और जो जहाँ पे पक्का किया था प्लास्टर, उस पक्के प्लास्टर को इससे काटेंगे, उसके बाद में आसानी से उसको खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं टीट इंस्ट्रूमेंट। टीट के लिए यानी थन के लिए उपयुक्त होने वाले जितने भी उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए टीट ट्यूमर एक्सटेंशन, यानी ट्यूमर को बाहर निकालना। ये नाम से संबंध थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, टीट ट्यूमर यानी टीट यानी थन के अंदर जो ट्यूमर है, एक्सटेंड यानी बाहर निकालना, इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए गांठ है किसी भी प्रकार की थन के अंदर, उसको बाहर निकालना है तो किसका उपयोग करेंगे, टीट ट्यूमर एक्सटेंडर का उपयोग करेंगे। और इस प्रकार की उसकी आकृति आप लोग ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, नई चीज़ क्या है, एक तो आगे निकुला नॉर्मली जो होता है वो है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये यहाँ से आगे पीछे
आगे पीछे होता है, ठीक है। ये यहाँ से आगे पीछे और करेंगे कहाँ से, यहाँ से आगे पीछे करेंगे, ताकि इसको अगर पीछे लेंगे तो ये पीछे आ जाएगी, यानी ये वाला जो पार्ट है वो पीछे आ जाएगा। उसके बाद में इसको आगे करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो आगे चले जाएगा। इस प्रकार से इसका यूज होता है, ठीक है। अगर ज़्यादातर कैंडिडेटों ने देखा है, डिप्लोमा किया था उस टाइम, नहीं देखा है तो यहाँ पे देख सकते हो। टीट विस्चरी, टीट के उत्तकों को अतिरिक्त वर्दी को काटने हेतु काम में लिया जाता है। टीट साइफन्स है, दूध ग्रंथियों में दूध बाहर नहीं निकलता है तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे टीट जो ग्लैंड वाला है उसको इसमें और उसमें अंतर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे बारीक छिद्र है, यहाँ पे जगह होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जगह होती है और इसको आगे पीछे किया जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अलग चीज़ थी थोड़ी सी, उसको गांठ को बाहर निकालने के लिए था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इन दोनों में अंतर है, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। और फिर से इस PDF को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद में आसानी से पढ़ सकते हो। हुफ इंस्ट्रूमेंट यानी हुफ कटर, हुफ खुर के लिए उपयोग में ली जाती है। हुफ वॉर्पर भी खुर को काटने में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ये किस प्रकार से होता है ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे खुर को काटने वाला उपकरण है, आप लोग को ध्यान रखना। कास्टेशन इंस्ट्रूमेंट यानी बधियाकरण हेतु जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसका नाम होता है कास्टेशन इंस्ट्रूमेंट यानी बधियाकरण उपकरण। और वेर्थरो अपेंडिक्स और 3 उपकरण पाए जाते हैं इसमें, अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे मीडियम हो गया, स्मॉल हो गया या लार्ज हो गया, ठीक है। ये हो गया इस प्रकार से। और इससे क्या होता है, जो नर जो पशु होता है उनका बधियाकरण करने हेतु काम में लिया जाता है। ये इस प्रकार से हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेसलरी फोर्सेप। वेसलरी फोर्सेप है वो क्या काम करती है ये आप लोग को पता होना चाहिए। वेसल्स जो वेन्स है उसको पकड़ने के लिए काम में ले जाते हैं। हुक हो गया, हुक हो गया। और हुक किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्चुरेट जो इंस्ट्रूमेंट है जो क्या होते हैं, हुक शेयर करते हैं। शेयर का मतलब होता है इसको पशु के अंदर डाल के, और जो जब डिस्टो क्या होता है इसमें उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में गिगली वाइल्स हो, यहाँ पे देख सकते हो क्या उपकरण है, कौन से किस प्रकार के उपकरण आप लोग आसानी से देख सकते हो। इसको भी डिस्टोकिया में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं फ्यूचर मटेरियल के प्राकृतिक एब्जॉर्बल कौन से होते हैं, नॉन एब्जॉर्बल कौन से होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। फास्टली बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखें और कंप्लीट वीडियो देखें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैटगट है वो भेड़ की सब म्यूकस परत से प्राप्त की जाती है और अवशोषण के समय बढ़ने में क्रोनिक एसिड नामक रसायन मिला दिया जाता है। क्रोनिक एसिड नामक रसायन मिला दिया जिसकी वजह से इसकी जो टाइम पीरियड है वो एब्जॉर्बल या जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। थिंक यानी पतली और थिंकेस्ट यानी मोटी, यानी ये वाला जो पार्ट है ये इसका पतला पार्ट है और ये यहाँ से इधर जाएंगे तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अगर अपने को सबसे ज़्यादा मोटा कैटगट चाहिए तो 6 नंबर का होगा। सबसे छोटा यानी पतला कैटगट चाहिए तो 6/0 या कहीं कहीं पे क्या लिखा होता है 0/6 लिखा होता है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 6/0। ये दोनों ही एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों सबसे छोटे होते हैं यानी पतले होते हैं, और ये 6 है, ओनली 6 है। 1 2 3 4 5 6 ये इधर मोटाई चलेगी और इधर जितना हो सके उतना पतला मिलेगा आप लोग को, ठीक है। ये इस प्रकार का कैटगट होता है, आप लोग को देखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं काम में क्या ले जाते हैं। जॉइंट कैप्सूल या फेसियल बोवाइन्स की सिक्कम में से प्राप्त करते हैं। अम्यूनिटिक मेंबर्स इसमें उपयोग ले जाते हैं। पॉलीग्लाइकोनिक एसिड डेक्सोन्स ये इस प्रकार का होता है और क्या काम में लिया जाता है। पॉलीलेक्टिन्स 910 विकर्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये भी अब्जॉर्बल है और सिंथेटिक है, ठीक है। ये इस प्रकार का होता है। नॉन एब्जॉर्बल अवशोषित नहीं होते, यानी ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ नॉन एब्जॉर्बल है, ये अवशोषित नहीं होते, इनको काटना पड़ता है। लास्ट में जब भी कंप्लीट हो जाती है, सुचरिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में हीलिंग यानी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में इसको क्या किया जाता है, इन टांकों को काट लिया जाता है। लेकिन एब्जॉर्बल क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो स्किन है उसके फेवर में चले जाते हैं और 10 या 15 दिन के बाद में वो अपने आप टूट जाते हैं, ठीक है, यानी सही हो जाते हैं। कॉटन की बात करते हैं दोस्तों, तो कॉटन किस प्रकार का है, नॉन एब्जॉर्बल है, ठीक है, यानी सिंथेटिक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। इस प्रकार कॉटन आप लोग जानते हो सिल्क वाला। उसके बाद में सिल्क हो गया, नायलॉन हो गया, ये आप लोग को ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हॉर्स हेयर आप लोग को पता ही है किस प्रकार के होते हैं और किस काम में ले जाते हैं।
स्टेनलेस स्टील होता है जो हड्डियों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, या मैंडिबुलर अगर टूट जाती है तो उसको उसके लिए भी काम लिया जाता है। और जो सिंथेटिक नॉन अब्जॉर्बल है, नायलॉन हो, विकर्ली हो गया, प्रोलेंस हो गया, विटाफिल्स हो गया, ये सारे के सारे हो गए इसमें। सुचर पैटर्न की बात करते हैं, स्किन पर किस प्रकार का लगता है, तो ये सिंपल इंटररूपेटेड लगता है। और किस प्रकार से होते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल इंटररूपेटेड हो गए, एक धागा इसके अंदर डाला और यहाँ पे गांठ मार दी, दूसरा धागा डाला और दूसरे की गांठ मार दी, तीसरा धागा डाला और यहाँ पे गांठ मार दी। इस प्रकार से चलते रहेंगे, पूरी सुचरिंग करेंगे, ये इंटररूपेटेड होगा, यानी सिंपल इंटररूपेटेड। हॉरिजेंटल की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, हॉरिजेंटल के अंदर ही आप लोग को पता होना चाहिए, एच इस प्रकार से लिखा होता है, एच इस प्रकार से लिखा होता है। इसको यहाँ पे ऐसे भी तो डाल सकते हैं, यानी यहाँ से सुई को डाला अंदर और यहाँ से फिर स्किन को बाहर की तरफ निकाला और इसके बाद में फिर से डाला और यहाँ पे लाके इसको गांठ मार देती है, यानी एच जैसी आकृति बन गई या नहीं बनी। देखिए दोस्तों, एच जैसी आकृति बन गई। यहाँ पे इसी प्रकार से किया, इसने क्या किया, यहाँ से डाला, ठीक है, यहाँ से डाला, ये इधर वाला छोर आ गया, फिर यहाँ से डाला और ये इधर वाला छोर आ गया, यानी एच जैसी आकृति बनती है, वो हॉरिजेंटल होता है। ये आप लोग को देखना है। दो बार इस स्किन में से निकला है, इस स्किन में से निकला है, दो बार ही इस स्किन में से ये जो सूचर है वो निकला है। तो आप लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा, हॉरिजेंटल किस प्रकार का होता है, एच जैसी आकृति बनाता है, वो हॉरिजेंटल होगा, ठीक है। और उसके बाद में जो क्रॉस मैटर है या क्रॉस जो इसका तरीका है, वो इसमें क्या होता है, यहाँ से निकालते हैं, मान लीजिए ये स्किन है, इस स्किन में से यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इस प्रकार से निकालते हैं और यहाँ बाहर की तरफ इन दोनों को मिला के और गांठ लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गई। आप लोग इसको रोक के पोज करके आप लोग आसानी से देख सकते हो। फिर है टीट फिस्टुला का जो उपयोग करते हैं वो इस प्रकार से ही करते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकलर, वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकलर वी जैसा होता है, इस प्रकार से, यानी हॉरिजेंटल में क्या था, इस प्रकार से था, यहाँ से निकाल रहे थे फिर दोनों में से निकाल रहे थे। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा खड़ा कर देंगे, यानी ये वी वाला जो यहाँ से निकालेंगे नीचे से, फिर ऊपर से इसके ऊपर से ही वापस निकाल देंगे, यानी इस प्रकार से खड़ी रेखा में, ठीक है, खड़ी रेखा में करेंगे इसको। ये आप लोग को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, मैंने यहाँ पे बता दिया, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए मसल्स जो पार्ट है उसका किस प्रकार से सिंपल जो कंटिन्यूज है, सिंपल कंटिन्यूज, यानी इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट किया और ये वेन है, या फिर कह सकते हैं जो मसल्स पार्ट है, इसको बिल्कुल क्लोज करने के लिए इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं लॉक स्टिक। लॉक स्टिक का मतलब हो गया, एक लगाया उसके बाद में पिछले वाले से फिर निकाला और पिछले वाले से लिया और फिर निकाला और पिछले वाले से लिया, इस प्रकार से चलता रहेगा, यानी लॉक लगता रहेगा इसमें। ये आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से चलता रहेगा और लॉक लगता रहेगा, यानी टाइट होता रहेगा, ये बेस्ट होता है। खोखले अंगों पे करते हैं तो इन्वर्जन सूचर करते हैं, आंत के अंदर मोड़ने वाले टांकों पे करते हैं, लंबर्ट करते हैं, तो लंबर्ट इस प्रकार से हो गया। और आप लोग देख भी सकते हो जिस प्रकार से यहाँ पे कुशिंग वाला जो है, वो कुशिंग किसी भी घाव को या फिर खोखली चीज़ें उनको भरने के लिए काम में लिया जाता है। कंटिन्यू जो कुशिंग हो गया, यहाँ पे देख सकते हो। फिर हो गया जीवाणु, ऑपरेशन साइट, सर्जिकल स्पैक, सर्जन, ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेटिव केयर, ये संपूर्ण जीवाणु रहित अवस्था होती है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी पार्ट है उनको बिल्कुल स्वस्थ करना, जीवाणु रहित करना, वो इस स्टेरिलाइजेशन होता है। स्टेरिलाइजेशन कितने प्रकार से होते हैं और क्या क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हीट यानी तापमान से संबंधित, तो डायरेक्ट हीट यानी सीधे लो द्वारा, और टेंडर लूप जो इनको उपयोग किया जाता है। बॉइलिंग वाटर के अंदर क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 30 मिनट तक रखते हैं। सीरीज हो गए, स्टेरिलाइजेशन सीरीज हो गया, नीडल हो गया, इनको हम जहाँ पे भी डॉक्टर या फिर कह सकते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। एक ही नीडल को बार बार में काम लेते हैं, एक ही सीरीज को बार बार में काम लेते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, उसको उबलते हुए पानी के अंदर उसको अंदर डाला जाता है ताकि उसके जीवाणु है वो खत्म हो जाए। और उस पानी के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, 100 डिग्री से ज़्यादा बढ़ाना है, तो सोडियम कार्बोनेट इसका उपयोग किया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है। मोस्ट हीट यानी नम वाली हीट, तो उसका जो टेम्परेचर है एटोक्लेव काम में लिया जाता है मोस्ट हीट के लिए, और 121 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 15 दाब होना चाहिए, 15 LB दाब होना चाहिए, पौंड दाब होना चाहिए, और 15 से 30 मिनट तक इसको रखते हैं। और सर्जिकल जितने भी पैक है ये उपकरण उनको इसके अंदर रखा जाता है और ऑटोमेटिकली ये
स्टेलाइजेशन कर देते हैं। इस प्रकार का उपकरण होता है और इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 121 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 15 पौंड दाब होना चाहिए और 15 से 30 मिनट तक इसको रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सर्जिकल पैक है वगैरह वगैरह उनको रखा जाता है। फिर ड्राई हीट यानी शुष्क हीट है। शुष्क हीट के अंदर क्या रखा जाता है, 160 डिग्री टेम्परेचर है, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन है, इसका उपयोग किया जाता है। इसका डायग्राम भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पहले दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से होता है और हॉट एयर ओवन है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 160 डिग्री टेम्परेचर अगर आपने कर रखा है तो 1 घंटे का होगा, 1 घंटे तक रखना होगा। 180 डिग्री है तो 30 मिनट तक रखना होगा। 120 डिग्री अगर टेम्परेचर है वो 8 घंटे तक रखना होगा और 140 डिग्री है तो 2.5 यानी 2.5 घंटे तक रखना होगा। 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आपने कर रखा है उसका तो 40 मिनट तक आपको रखना होगा। महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो ये महत्वपूर्ण 160 डिग्री टेम्परेचर 1 घंटे तक, 180 डिग्री टेम्परेचर 30 मिनट तक और 170 डिग्री टेम्परेचर 40 मिनट तक इसको रखा जाता है। और क्या किया जाता है इसमें, जो जितने भी पाउडर्स होते हैं यानी शुष्क चीज़ चाहिए, अगर उसमें ऑटोक्लेव में रखेंगे तो उसमें नमी होती है तो वो खराब हो जाएगा पाउडर। कांच के जितने भी उपकरण है जैसे गिलास हो गया, पैराफिन्स हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें हॉट एयर ओवन में काम में ली जाती हैं। केमिकल कौन कौन से काम में ले जाते हैं, जिससे किसी भी उपकरण की सफाई कीजिए, इथाइलिन ऑक्साइड, सेवलेंस, एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, डेटॉल्स, पीपी सॉल्यूशन, ये सारे के सारे इसमें काम में ले जाते हैं, केमिकल के अंदर आते हैं। काम में क्या ले जाते हैं, रबर को सही करते हैं, कैथेटर को सही करते हैं, स्टेनोस्कोप है, स्टोमक ट्यूब है, इनको सभी को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेडिएशन की बात करते हैं यानी विकिरण की बात करें तो यूवी रे जो परावैंगनिक है, इससे पूरे रूम को साफ किया जाता है। एक्सरे है, इसका भी उपयोग किया जाता है। गामा रे है, इसका भी उपयोग किया जाता है। सरफेस और प्लास्टिक जो थेरेपी है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी उसके बाद में मैकेनिकल या यांत्रिक जो है विधि वो है लिक्विड यानी लिक्विड पदार्थों को उपयोग में ली जाती है। ग्लास और बायोलॉजिकल्स मेंबर फिल्टर में इसका उपयोग किया जाता है। घाव किस प्रकार से होता है, देखिए दोस्तों, घाव कितने प्रकार के हो सकते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए। घाव वुड यानी चमड़ी या उत्को निरंतरता में कमी है, निरंतरता में जो कमी आती है वही घाव कहलाता है। और घाव कम से कम कितने प्रकार के हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो देखते रहिए। एवर्जेंस वुड है, रगड़क होती है, वो इस प्रकार की होती है। एवर्जेंस, देखिए दोस्तों, रगड़क इस प्रकार से होती है। और कॉन्टिजन वुंड होता है, वो इस प्रकार से होता है जिसमें सेकंड कॉन्टिजन होता है, नील जम जाती है, इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे विद डायग्राम बताया ताकि आप लोगों को समझने में, कम थ्योरी पार्ट के अंदर आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। हेमाटोमा है, हेमाटोमा इस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, हेमाटोमा यानी ब्लड आ जाता है इसके अंदर, ब्लड जैसी जो थैलीनुमा आकृति बन जाती है। इनसाइड वुड है, वो इनसाइड वुड इस प्रकार से होता है, सबसे कम नुकसान होता है इसके अंदर। इनसाइड यानी ब्लेड से नॉर्मल ऐसे चीरा लग गया, चाकू से चीरा लग गया नॉर्मल, तो इस प्रकार से जो वुंड बनते हैं वो इनसाइड वुंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद में लेसेराइट वुंड है, जिसमें लेसेराइट जो वुंड है वो इस प्रकार से होता है, यानी कटा फटा जो जगह जगह से कट जाता है, घाव के किनारे कटे फटे असमान हो जाते हैं। टीट लेसेराइट यानी मान लीजिए बकरी के सबसे ज़्यादा होता है ये चीज़ें, कहीं से मान लीजिए तार से या बाढ़ के ऊपर से कंटीली झाड़ियों में से अगर बकरी जा रही है तो इसके अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो घाव बनते हैं, थन जिसमें खराब होते हैं, वो लेसेराइट जो थन है वुंड है उसके अंदर ही ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों एवोलोजन का मतलब होता है ए से लेकर वी तक आप लोग को ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। गाय के सींग का खोल उतरना सबसे अधिक नुकसान होता है एवोलोजन, यानी ज़्यादा मांस है वो खराब होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं पेंचरिंग वुंड, यानी पेंचर होती है, निकुली छुरी है, बॉडी कैविटी के अंदर घाव चला जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने विद डायग्राम बताया है। उसके बाद में बात कर लेते हैं पेंचरिंग, यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों पेनेट्रिंग हो गया, यानी पेनी चीज़ है वो अंदर चली जाती है। और यहाँ पे हो गया पेंचरिंग, पेंचर आप लोग देखते हो मोटरसाइकिल है, बाइक है, उनका पेंचर होता है। नॉर्मल निकुली जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर धस जाती है, वही क्या होता है पेंचरिंग, यानी निकुली वस्तु है, कील है, वो गहरा घाव बना लेती है। ठीक है, ये आप लोग को विद डायग्राम यहाँ पे मैंने बताया। गन सूट है या गोली अथवा छर्रे से घाव में प्रवेश या निकास की अपेक्षा छोटे होते हैं। देखिए दोस्तों,
गन शूट है यानी गन से यानी गोली से कहीं पे भी घाव हुआ है तो गोली का जो प्रथम जो प्रवेश द्वार है वो छोटा होगा, बाहर वाला जो बाहर निकलेगा वो बड़ा होगा। मान लीजिए ये बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी के अंदर यहाँ से कोई गन शूट किया और यहाँ पे छोटा सा घाव होगा, छोटा सा घाव होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने वाली जगह है वहाँ से बड़ा घाव होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी पहले जो अंदर जाती है गोली या छर्रा वो तो घाव क्या होगा, छोटा, और ये वाला जो बाहर निकलती है वो घाव बड़ा होगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद में बाइट वुंड दो प्रकार से हो सकता है, डॉग बाइट हो सकता है, स्नेक बाइट हो सकता है। जहरीले जानवर के खाने से जो बाइट यानी होता है विषाक्तता वाला, वो इस प्रकार से होता है। उसके बाद में है सेप्टिक स्टरलाइन वुंड, विसंक्रमित वुंड, वो आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कॉन्टेमिनेटेड वुंड, यानी जीवाणु उपस्थित 6 से 8 घंटे तक अगर रह जाता है कोई भी किसी भी स्थान पे जीवाणु, तो वो ज़्यादातर वुंड का रूप ले लेता है, वो इस प्रकार से होता है वो। इन्फेक्टिव वुंड यानी संक्रमित घाव 6 से 8 घंटे के बाद में ये संक्रमित हो जाता है और उसको इससे पहले उसका इलाज किया जाना आवश्यक होता है, ठीक है। सेप्टिक हो गए। मैगट वुंड यानी कीड़े जो इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं वो मैगट वुंड हो गए, आप लोग को पता ही है। उसके बाद में बात कर लेते हैं निश्चेतना। संपूर्ण निश्चेतना किस प्रकार से देते हैं, जो एनेस्थीसिया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है दोस्तों, थोड़ा सा सेम बना के इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोग जो भी वेटरनरी हेड कांस्टेबल की तैयारी करें या फिर कह सकते हैं पशुधन सहायक की तैयारी करें तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरी जो सर्जरी है इसके अंदर आने वाली है। पूरा एक ही वीडियो के अंदर पूरी सर्जरी कंप्लीट करवा रहा हूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन एनालिसिस, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही एनेस्थीसिया देते हैं तो एनेस्थीसिया देने से पहले कुछ सामान्य स्थिति आती है। देखिए स्टेज ऑफ इनकोऑर्डिनेशन एंड एनालिसिस यानी दर्द रहित यानी असामान्य दर्द रहित होता है, यानी एनेस्थीसिया जैसे ही देते हैं तो दर्द में भी उपयोग कर दिया जाता है। जैसे ही एनेस्थीसिया देते हैं तो इसमें दर्द सहन करने की क्षमता हो जाती है, बेहोशी आ जाती है, ठीक है। सहन करने की यानी स्टेज ऑफ टॉलरेंसी, यानी कोई भी दर्द है, दर्द कम होता है, बेहोशी आती है, उसके बाद में जो दर्द है वो सहन करने की क्षमता आ जाती है, और मेडुलरी जो पक्षाघात है वो भी हो जाता है। स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, इसमें पैरालिसिस होने की भी संभावना हो जाती है अगर डोज ज़्यादा हो जाती है तो, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पेनेटिंग प्रेशन। पशुओं को तैयार कैसे करें, पशुओं को तैयार करने के लिए कितने टाइम पहले खाना देते हैं, पानी देते हैं, क्या नहीं देते, एनेस्थीसिया से पहले क्यों नहीं देते, इन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले। देखिए दोस्तों, फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुंह से पानी नहीं पिलाया जाता है, बल्कि DNS या RL ये उपयोग की जाती है। वीकनेस यानी कमजोरी अगर होगी तो उसमें भी उनको तैयार किया जाता है पहले ब्लड फ्लूइड थेरेपी देके। भूखे रखेंगे पशु, कोई भी पशु है उसका अगर एनेस्थीसिया देना है किसी भी कंडीशन में तो उससे 24 घंटे पहले उनको भूखा रखा जाता है, ठीक है। 24 घंटे पहले से उनको भूखा रखा जाता है। उसके पानी की बात करते हैं तो वो 12 घंटे पहले उसको पानी से प्यासा रखा जाता है, यानी पानी नहीं पिलाई जाती। ये इसका कारण क्या होता है दोस्तों, दोनों चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगर खाना खाया हुआ होगा तो स्टोमक के अंदर क्या होगा, पार्चुरेशन जो क्रिया है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उल्टी आने की संभावना होगी। प्यास, अगर पानी पिया हुआ है तो वो भी बाहर निकलेगा मुंह द्वार से, तो ऑपरेशन थिएटर के टाइम में या ऑपरेशन के समय यहाँ पे उल्टी होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं और पशु जो है वो बेचैत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कंडीशन ख़राब होने लग जाती है, तो इसलिए दोनों चीज़ों को फॉलो करना आवश्यक है अगर एनेस्थीसिया देना है तो। कौन कौन से एनेस्थीसिया होते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया कौन से होते हैं, इनहेलेशंस किस अंदर काम में ले जाते हैं, यानी सांस के द्वारा या नाक मुंह के माध्यम से और इसको सूंघाया जाता है, ये घोड़े के अंदर होता है इनहेलेशन, इस प्रकार से सूंघाया जा सकता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात कर लेते हैं इन्वर्टेशंस, यानी जो देखिए दोस्तों इन्वर्शंस, इंट्रावेंस की बात करते हैं तो इंट्रावेंस किस प्रकार से दिया जाता है, यानी वेन के अंदर IV लगाया जाता है, वो पदार्थ इंट्रावेंस हो गए, इस प्रकार से लगाते हैं, आप लोग देख सकते हो। यानी डायरेक्ट सीरा के अंदर बारबोचुरेटर होता है वो यूरिया संगठन से बनते हैं, नॉन बारबोचुरेटर वो यूरिया का उपयोग नहीं होता है। कीटामिन्स प्रोवेंस इसका एग्जाम्पल्स है। लोकल अंग यानी विशेष अंग जो है या लोकल अंगों पर लगने वाले जो जितने भी
एनेस्थेटिक है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। प्रोलैक्टिन हो गया, प्रोसिन्स हो गया, प्रोकेन्स, लिग्नोकेन हो गया, मेविकेन्स हो गया, विप्रोकेन्स हो गया, लॉन्ग एक्टिन्स जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, विप्रोकेन्स है। ठीक है, सबसे इन चारों से बेस्ट कौन सा है, विप्रोकेन्स है, तो आप लोग को विप्रोकेन यूज करना चाहिए। टॉपिकल है, टॉपिकल्स का मतलब हो गया सतह के ऊपर लगाते हैं तो और उसके अंदर जितनी सतह पर लगाते हैं उतनी सतह क्या हो जाती है, मान लीजिए इतनी बॉडी पूरी है, उस बॉडी के छोटे से पार्ट के अंदर आप लोग को लगाना है टॉपिकल, तो इतना ही पार्ट इसमें सुन होगा और यहाँ पे जो भी करना है आप लोग को वो कर सकते हो। ठीक है, सर्जिकल पार्ट जो भी है वो कर सकते हो। ठीक है, टी शेप में लगते हैं, यानी इंट्राफ्रेक्शंस जो लेनर इन्वर्टर टी शेप में लगाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए कोई इस पार्ट पे लगाना है तो इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे नीडल चुभोते हैं या घुसोते हैं तो यहाँ पे इस साइड में लगा दिया और इस साइड में लगा दिया, इन दोनों साइड में लगा दिया और यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भी लगा देते, तो टी शेप में बन जाता है। इस प्रकार से आप लोग को लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे इंजेक्शन लग गया और टी शेप में बन गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कहाँ कहाँ पे लगाना है, ये आसानी से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। आईवी हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नर्व ब्लॉक की करते हैं, तो नर्व ब्लॉक किस प्रकार से करते हैं, कॉर्नुअल जो नर्व ब्लॉक है वो की जाती है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे कहाँ पे पाई जाती है, कान के नीचे और मैंडिबल के थोड़ी सी ऊपर की तरफ पाई जाती है। सींग को करते हैं और सींग हेतु जो कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक है उसको ब्लॉक किया जाता है। इसकी जो ट्रिक है वो क्लोट, यानी अलग अलग जो ब्रोंकिस नर्व ब्लॉक करते हैं टेम्पोरल फोसा में करते हैं तो उसमें क्लोट नाम से जाना जाता है, यानी आप लोग याद रखने के लिए। एरिकुलर्स आँख की पलक है उसको भी अगर ब्लॉक करना है या पे एनेस्थेटिक करना है तो ये यहाँ से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे करते हैं, उसके बाद में आँख के इस साइड में करते हैं। ये तीनों नाम आप लोग को देखना है थोड़ा थोड़ा, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो आसानी से आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो। पेरेंट्स आई ब्लॉक करते हैं तो आप लोग इसको मैंने बता दिया। मेंटल यानी निचला होठ है उसको ब्लॉक किया जाता है या फिर कह सकते हैं सुन किया जाता है, इसमें एनेस्थेटिक डाला जाता है, तो कहाँ कहाँ पे डालेंगे ये आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, मैंने आप लोग को बता दिया है, क्योंकि लंबा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग इसको पॉज कीजिए और यहाँ पे पढ़ सकते हो। ऊपरी होठ को करते हैं इंफ्रा ऑर्बिट करते हैं, तो जो नासा छिद्र दांत है मसूड़ी, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लोज होगी। यहाँ पे आप लोग को नहीं लगाना है, यहाँ पे भी नहीं लगाना है, और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को लगाना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कहाँ पे नहीं लगाना है, कहाँ पे लगाना है, ये यहाँ पे क्रॉस दिया गया है, यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे लगाना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से लगाना है। उसके बाद में पेरीवर्टिब्रा या वर्टिब्रा क्या होती है, इसके अंदर कौन सा पार्ट यहाँ पे सुन होता है, यहाँ पे कह सकते हैं एनेस्थेटिक होता है। थोरेसिकल 13वीं और लंबर फेस्ट लंबर 2, तो कौन सा पार्ट होगा, अगर यहाँ पे इसके बीच में लगाएंगे तो ये कौन सा पार्ट होगा, फ्लैक्स, निचला पेट और इत्यादि जो पार्ट होते हैं, पेट वाला जो भाग होता है वो हो जाता है। और किस में उपयोग किया जाता है, रूमिनेटो में करते हैं तो इसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। सिजेरियन करते हैं तो इसमें इसी वर्टिब्रा के अंदर इनका यूज किया जाता है एनेस्थेसिया का। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम भी मैंने दिखा दिया है तो देख सकते हो। यहाँ पे थोरेसिकल हो गया, तरीवे, लंबर फेस्ट और सेकंड का उपयोग करते हैं, तो इस वाले जो पार्ट है यानी ये वाला जो पार्ट है वो सुन होता है। उसके बाद में लंबर और कॉक्सिजेल का करते हैं, तो थोड़ा पीछे वाला जो पार्ट होता है कॉक्सिजेल में क्या होता है, पूंछ वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे कॉक्सिजेल उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपरली, आप चेक कर सकते हो। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वो 3 प्रकार से दिए जाते हैं, कौन कौन से, लंबो सैक्रेन यानी लंबर और सैक्रल के मध्य, लंबर लास्ट और सैक्रल फेस्ट सैक्रल कॉक्सिजल यानी सैक्रल फेस्ट और कॉक्सिजल, सैक्रल लास्ट और कॉक्सिजल फेस्ट का उपयोग किया जाता है। इंटरकॉक्सिजल यानी कौन सी भी कॉक्सिजल है, कॉक्सिजल फेस्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। ये थोरेसिकल जो पार्ट हो गया ये लास्ट थोरेसिकल है, ये लंबर हो गया यहाँ पे, ये सैक्रल हो गया यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉक्सिजियल हो गया, ये यहाँ पे हो गया। अब कौन सा पार्ट इसमें सुन होता है, थोरेसिकल में लगाते हैं तो ए वाला जो पार्ट है, पसलियों वाला जो पार्ट है या एब्डोमिनल जो कैविटी है वो सुन होती है। लंबर वाले में थोड़ी सी पीछे की तरफ आते हैं, सैक्रल में थोड़ा और पीछे जाते हैं,
सैक्रल कॉक्सिजियल है उसको पूंछ का ऑपरेशन करने के लिए, या फिर यहाँ पे जो बोन होती है, पेल्विक बोन होती है, उसको ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, सैक्रल या लंबर सैक्रल में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये फीमर हो गई, यहाँ पे टिबिया हो गई, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाले जो पार्ट है इनको सुन करने के लिए, कौन कौन से पार्ट को सुन करने के लिए किस प्रकार का इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये आप लोग को देखना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं एब्सेस क्या होती है, सिस्ट क्या होती है, हेमाटोमा क्या होती है और ट्यूमर क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया है, तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। एब्सेस क्या होता है, एब्सेस के अंदर मवाद होगी, पस होगी और गुहिका होगी, ठीक है, ये तीनों चीज होगी। सिस्ट है, इसके अंदर द्रव होगा और द्रव या गैस भरी होती है, ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में हेमाटोमा है, इसके अंदर रक्त होगा। हर्निया, इस हर्निया रिंग होगी और ट्यूमर होगी, वो हार्ड होगी, बिल्कुल हार्ड होगी, मांसपेशियां जैसी आकृति होगी। इसके अंदर अगर चेक करते हैं तो पेनफुल होगी, यानी इसके अंदर दर्द होगा। एब्सेस है, इसके अंदर दर्द होगा, इसके साथ साथ एब्सेस है, इसके अंदर दर्द होगा। और सिस्ट है, इसमें पेनलेस हो गया, यानी पेन दर्द नहीं होगा। और हेमाटोमा ये पेनफुल होगी, यानी इसके अंदर भी पेन होगा, लेकिन इसमें और इसमें एब्सेस और हेमाटोमा जो अंतर है वो क्या है, यहाँ पे ब्लड निकलेगा, यहाँ पे मवाद निकलेगी, ठीक है। और हर्नियल है वो सेक निकलेगा, यानी हर्नियल रिग इसके अंदर निकलेगी। यहाँ पे सतह से चिपकी या सतह से भाग से उठा हुआ मिलेगा। उसके बाद में फ्लूचेंस जो रिंग है वो पॉइंटिंग होगी इसके अंदर। और जो यहाँ पे जो पॉइंटिंग मैंने आप लोगों को बताई है, यहाँ पे देख सकते हो पॉइंटिंग होगी, नरम होगी सिस्ट के अंदर। और जो हेमाटोमा है इसके अंदर भी पॉइंटिंग होगी, लेकिन इसके अंदर रक्त होगा, इसके अंदर मवाद होगी, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे जो हर्नियल सिग है उसके अंदर कुछ नहीं पाया जाता, और जो सिस्ट है उसके अंदर भी कुछ नहीं पाया जाता मसल्स के अलावा, ठीक है, मसल्स पार्ट यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दागना। दागने के लिए कौन से उपकरण या कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है H2SO4 का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो किसी भी पशु को क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं, तो उसमें 1 साल का टाइम उसके पास होना चाहिए, यानी 1 साल से बड़ा जो पशु है उसको दागा जाता है, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। दागने के लिए आप लोगों को पता ही है क्या करना पड़ता है। सारी की सारी चीज़ें दूसरे सब्जेक्ट में हमने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, उसमें आप लोग पढ़ सकते हो। हॉर्न एम्पुटेशन करते हैं, यानी जो सींग को काटते हैं तो कॉर्नुअल जो नर्व है वो ब्लॉक की जाती है। उसके साथ साथ जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कॉर्नुअल नर्व ब्लॉक किया जाता है। कहाँ से की जाती है, यहाँ पे कर सकते हैं ABCDE, और यहाँ पे जो सारे के सारी चीज़ें वो यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा धीरे बना के देखिए। उसके बाद में टेल एम्पुटेशन करते हैं, तो टेल एम्पुटेशन करने के लिए क्या करते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वो लगाया जाता है टेल एम्पुटेशन करने के लिए। और कितनी जगह लगाया जाता है, मोस्टली 3 जगह लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सैक्रल और कॉक्सिजल लंबर, यानी उसके बाद में सैक्रल आता है, सैक्रल और कॉक्सिजल के बीच में लगाते हैं। उसके बाद में कॉक्सिजल फर्स्ट और थर्ड के बीच में लगाया जाता है, और 5th और 6th के बीच में लगाया जाता है कॉक्सिजल। ये 3 जगह यहाँ पे लगा दिया। कॉक्सिजल ये इंटरकॉक्सिजल है, ये भी इंटरकॉक्सिजल है। यहाँ पे देखिए सैक्रल और कॉक्सिजेल के बीच में लगाया जाता है, तो 3 जगह लगाया जाता है। किस प्रकार का इंजेक्शन लगाया जाता है, ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाया जाता है, इंटरकॉक्सिजेल के बीच में लगाया जाता है। किसके लिए, टेल एम्पुटेशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। उसके बाद में स्प्रिन मोच क्या होता है, देखिए दोस्तों, लिगामेंट होता है एक प्रकार से। लिगामेंट क्या होता है, बोन प्लस बोन, यानी हड्डी का जो जॉइंट है वो बीच में से टूट जाता है, तो वो भी 2 प्रकार से होता है, एक कंप्लीट होता है, एक इनकम्प्लीट होता है। यानी लिगामेंट यानी बोन और बोन जहाँ पे मिलती है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट, और लिगामेंट का मतलब होता है मोच यानी स्प्रेन। ये आप लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद में एक स्ट्रेन भी होता है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आती है, जॉइंट के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो ये होता है स्प्रेन होता है, ठीक है। यानी लिगामेंट के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होना, ये स्प्रेन होता है। उसके बाद में होता है स्ट्रेन, खिंचाव टेंडन से मिलकर बना होता है। ये देखिए दोस्तों, बोन प्लस मसल्स, बोन और मसल्स जहाँ पे मिलते हैं वो पार्ट कौन सा बनाते हैं, वो टेंडन बनाते हैं, और टेंडन के अंदर स्ट्रेन होता है। यहाँ पे देखिए याद करने वाली जो चीज़ें हैं वो आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपकी ये याद है कि लिगामेंट ये चीज़ें होती है और टेंडन ये चीज़ें होती है, तो यहाँ पे स्ट्रेन यानी स्ट्रेन करें या स्प्रेन करें, क्या करें क्या नहीं करें, ये आप लोग को ध्यान रखना है। टेंडन के अंदर टी आता है तो स्ट्रेन के अंदर भी टी आता है, ये आप लोग को थोड़ा सा को रिलेटेड करना है इसको। स्ट्रेन को ही हम टेंडन कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर टी आ रहा है और इसके अंदर टी आ रहा है। कंफ्यूजन वाली 2 चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, स्प्रेन है, यहाँ पे स्प्रेन है तो लिगामेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे
टेंडन यानी स्ट्रेन, बोलने में टेंडन यानी टी से स्टार्ट होता है, टेंडन और स्ट्रेन टी होता है, तो दोनों में टी आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेन हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों खिंचाव होता किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे जॉइंट हो गया यानी लिगामेंट, ये एक लिगामेंट इसके नीचे हो गया, ये दोनों लिगामेंट के बीच में जो खिंचाव होता है या फिर मांस फटना, ये जो देसी लैंग्वेज होती है उसके अंदर मांस फटना, मांस फटना, ये सारी की सारी चीज़ें होती है वो टेंडन स्ट्रेन के अंदर आती है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि मांस फट गया, यानी जो बोन है, बोन से मसल जो पार्ट है वो थोड़ा दूर हो जाता है, दूर होना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या किसके अंदर आती है, स्ट्रेन के अंदर आती है, यानी टेंडन के अंदर आती है। उसके बाद में डिसलोकेशन जोड़ों दोनों से एक दूसरे दूर होना, ये दो प्रकार की होती है, एक होता है पूर्ण और एक होता है अपूर्ण, यानी कंप्लीट और इनकम्प्लीट, दो प्रकार से डिसलोकेशन होना। इसके अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप लोग का। देखिए दोस्तों यहाँ पे डिसलोकेशन हुआ है यानी बोन्स का डिसलोकेशन होना, इसकी विस्तृत रूप से मैं जानकारी देना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कि ट्रीटमेंट क्या होता है, न्यूनीकरण कर सकते हैं, अवधारणा कर सकते हैं, रिडक्शंस करते हैं, रिटेंशन करते हैं, इसको एक जगह लगाते हैं। मान लीजिए दो जॉइंट है, वो दोनों यहाँ से टूट गए या खराब हो गए, या जॉइंट नहीं, मान लीजिए पूरी एक बोन है, इस बोन में से यहाँ से फ्रैक्चर हो गए, तो इन दोनों को एक साथ करना, न्यूनीकरण करना, अवधारणा या रिटेंशन करना, सही जगह सेट करना, उसके बाद में प्लास्टर करना है या क्या करना है, वो सारी चीज़ें बाद में होती है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों फ्रैक्चर किस प्रकार से होता है, यानी हड्डी में स्थिरता की जो कमी है वो ही क्या होता है, फ्रैक्चर, यानी नॉर्मल जो हड्डी होती है उसके अंदर जो किसी भी प्रकार का ब्रेक लग जाता है वो फ्रैक्चर कहलाता है। स्किन पर घाव नहीं होना, ये सिंपल फ्रैक्चर होता है, यानी अंदर से हड्डी टूट गई लेकिन स्किन की तरफ, बाहर की तरफ कुछ भी नहीं हुआ, ये सारे के सारे किसके उदाहरण होते हैं, सिंपल फ्रैक्चर के। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कंपाउंड, यानी कंपाउंड का मतलब होता है, कंपाउंड से संबंधित होता है कि बहुत ज़्यादा घाव होना, यानी बहुत ज़्यादा, यानी ज़्यादातर जो हड्डियाँ वो काफ़ी जगह से टूटना, स्किन पे घाव भी होता है और हड्डी भी टूटती है, दोनों चीज़ होती है, तो ये कंपाउंड के अंदर आता है। इसके अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे रेडियस अल्ना या टिबियो फिबुला है, ये दोनों हड्डियाँ टूट गई है और बाहर की तरफ आ गई है, यानी ये देख सकते हो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बाहर की तरफ आ गई है, इसका मतलब बाहरी जो स्किन है उसको भी नुकसान हुआ है, अंदर भी नुकसान हुआ है, ये दोनों चीज़ें कंपाउंड के अंदर आएगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं कंपाउंड हड्डी है वो कितने प्रकार से टूट सकती है या कौन कौन से प्रकार होते हैं कंपाउंड हड्डी के टूटने के, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 प्रकार से मुख्य रूप से होते हैं, ये आप लोग को याद रखने हैं, ट्रांसिटिव, ओब्लिक, स्क्वायर, कंपाउंड, मल्टीपल, इम्पैक्ट और एवोल्यूशन, ये सारे के सारे हो गए, ये आप लोग को याद रखना है, थोड़ा सा धैर्य बना के वीडियो देखना है और फिर से देखना है, 2-3 बार रिवाइज करना है इस वीडियो को, ताकि हर एक चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए। विद डायग्राम दिया गया है। इनकम्प्लीट जो होता है, इनकम्प्लीट जो होता है इसमें 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीन स्टिक, फिस्टुला, डिप्रेशन, ये भी आप लोग को मैं विद डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हड्डी टूट भी जाती है, अलग हो जाती है, लेकिन क्या होता है स्किन बाहर नहीं आती, स्किन से बाहर नहीं आती हड्डी, लेकिन कंपाउंड के अंदर स्किन बाहर की तरफ आ रही, टूट के ये यहाँ पे ही रह जाती है, चाहे थोड़ी टूटे ज़्यादा टूटे, लेकिन ये यहीं पे रह रही है, स्किन जो बाहरी स्किन है उसको नुकसान नहीं पहुँचा रही है दोस्तों, ये सारे के सारे इनकम्प्लीट के अंदर आएगी और कंपाउंड नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट के अंदर इसको माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए दोस्तों ये कौन कौन से प्रकार के जो है मैंने पहले नाम बताए थे, नॉर्मल किस प्रकार से होता है, ट्रांसिटिव किस प्रकार, ओब्लिक किस प्रकार से होता है, स्पाइरल किस प्रकार, कम्युनिकेशंस जो है वो किस प्रकार से होता है, या कंपाउंडिकल किस प्रकार से, ये सारे के सारे में विद डायग्राम बताए। आप लोग पीडीएफ को परचेज कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आसानी से आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। अब देखिए दोस्तों लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, पेन होता है, अंग काम करना बंद कर देता है, विरूपता आ जाती है यानी गंदा लग जाता है, सूजन आती है, असामान्य गतिशीलता, लंबाई घटना या बढ़ना हो जाता है, और क्रिप्टिंग साउंड भी आने लग जाती है पैर के अंदर या हड्डी के अंदर, ठीक है। उसके बाद अंदर बीमारी, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सी बीमारी किस जान में हो सकती है, इसके बारे में भी दिया गया। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, तो धैर्य बना के फिर से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। उसके बाद में रिडक्शन, न्यूनीकरण क्या होता है, खिंचाव यानी अचलीकरण क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दे रखी है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। और कॉम्प्लिकेशंस भी दिया गया है, संक्रमण किस प्रकार से रोके, किस प्रकार से नहीं रोके, फ्रैक्शंस जो है
या फ्रैक्चर है उसको किस प्रकार से सही किया जाता है। फिर उसके बाद में आगे गांठ है, गांठ कौन सी गांठ किस प्रकार की होती है, आप लोगों को नाम याद रखने हैं, थोड़ा सा पढ़ भी लेना, ताकि अगर इम्पोर्टेंट हो तो आप लोग जरूर इसको याद कर सकते हो। अगर चाहते हो तो आप लोग इसको परचेज भी कर सकते हो। सभी सब्जेक्टों की जो पीडीएफ वो नीचे दिया गया लिंक उसके अंदर मिल जाएगी आपको, वहाँ पे जाके आप परचेज भी कर सकते हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं 500 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, और 500 से ज़्यादा क्वेश्चन जो इसी सर्जरी पार्ट है इसका मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ पे जाते हो और उसके आगे सब्जेक्ट देखते हो, सब्जेक्ट के आगे जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपकी जीमेल आईडी मांगेगा, जीमेल आईडी, नेम और मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी, यानी नेम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। जीमेल आईडी, जो भी जीमेल आईडी आप देते हो उसके ऊपर आपकी ये पीडीएफ का लिंक चला जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद में आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग को फ्री दी जा रही है, लेकिन जो सब्जेक्टिव जो पार्ट है वो 60 से 70 यानी 50 से 40 और 60 से 70 रुपये के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। तो जाइए और एक पीडीएफ को खरीदिए, उसके बाद में आपको अच्छी लगे तो दूसरी पीडीएफ को भी परचेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार के मैटर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं आशा कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।